हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कल हम लोग अपना जो तरतीब पेपर था फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसकी प्रथम यूनिट उष्मागतिकी का प्रथम भाग था, वो स्टार्ट कर चुके थे। जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे जो उष्मागतिकी है उसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने तंत्र के बारे में कुछ जानकारी ली थी, और उसके बाद उष्मागतिकी के जो प्रक्रम होते हैं उनके बारे में बात कर चुके थे। और आज हम बात करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्य की धारणा और उष्मा की धारणा। तो पहले हम पढ़ेंगे कार्य की धारणा को और उसके बाद में पढ़ेंगे उष्मा की धारणा को। और इसमें से जो हम लोग आज ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें से आपको थ्योरी का क्वेश्चन ना पूछ के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और मोस्टली पूछा भी जाता है। जो आपका अगर थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला पार्ट में से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो या तो फिर आपको छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपको एक न्यूमेरिकल पूछेगा। और जो पहला जो न्यूमेरिकल बनता है वो आज हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो कार्य की धारणा वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आपको कवर हो जाएगा। कुछ हम लोग जो अपने न्यूमेरिकल होंगे उनको सोल्व भी करेंगे, जो आपकी बुक में दिए गए थे उनको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है अपना कार्य की धारणा। आशा करता हूं कि जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था, जो उष्मागतिकी का जो प्रस्तावना वाला जो वीडियो था, जो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीजें याद भी होंगी जो मैंने आपको बताई थी, जो परिभाषाएं जो मैंने लिखवाई थी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, वो आपको याद भी होंगी। तो आपको क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जैसे मैं वो वर्ड काम में लेता हूँ आपको तुरंत वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वास्तव में ये चीज होती है। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो पे नए हैं तो पहले वो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला वीडियो समझ में आने में थोड़ी आसानी हो सके कि वास्तव में उष्मागतिकी होती क्या है और किस किस तरीके से हम लोग इसमें जो हमारे जो तंत्र होते हैं, परिवेश होता है, वो क्या होता है, क्या है नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी आपको पता चल सके। तो देखिए कार्य की धारणा के बारे में सबसे पहले तो बात करते हैं। जो कार्य होता है वो क्या होता है, जब देखो कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है या क्या करता है, तंत्र जब अवस्था परिवर्तन करता है तो उसकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, और जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग कार्य के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है। दूसरी बात मैं कहूं, जो अपना कार्य है वो एक प्रकार से क्या है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाला कोई एक यांत्रिक तरीका है अपने पास। क्या है, एक यांत्रिक तरीका है कि भाई जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे बिजली बनाते हैं, तो बिजली बनाने में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो टरबाइन होता है उसको घुमाते हैं, उसमें मतलब क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, टरबाइन पर पानी डालते हैं ऊपर से। ठीक है। जैसे पानी डालेंगे तो वो वाला जो पानी में जो ऊर्जा थी, जो पानी में जो ऊर्जा थी, चाहे वो कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका कोई भी रूप हो, लेकिन जो पानी में जो ऊर्जा थी, फिर हम लोगों ने टरबाइन घुमाया, और उसके बाद में वो जो ऊर्जा थी, पानी की जो ऊर्जा थी, वो किसके रूप में हमें दिखाई देती है घर में, जैसे अपने जो विद्युत बल्ब जलाने में काम आती है, जो विद्युत होती है उसके रूप में हमारे को देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, टरबाइन को घुमाने का जो कार्य किया जा रहा है वो क्या कर रहा है, जो पानी की ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य है वो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने का एक हमारे पास क्या हो गया, एक यांत्रिक तरीका हो गया। तो ये बात तो होती है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो ये क्या करता है, ऊर्जा परिवर्तन करने का एक यांत्रिक तरीका है। तो लिख लीजिए इसमें ऊर्जा परिवर्तन करने का, ऊर्जा परिवर्तन करने का यांत्रिक तरीका है। ठीक है, ये बात होगी। यांत्रिक तरीका मतलब समझ रहे हो, यांत्रिक क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी शारीरिक गतिविधियों के द्वारा कोई कार्य करते हैं, या फिर क्या है हम लोग किसी सिस्टम से कार्य करवाते हैं, तो वो सभी क्या है, यांत्रिक होते हैं। तो करने का यांत्रिक तरीका है, या फिर इसको मेथड बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो अपना कार्य है वो एक पथफलन है। क्या है, पथफलन है। ये कोई भी तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो ये तंत्र की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, जबकि क्या करता है, ये उस बात पर निर्भर करता है कि जो अपना तंत्र है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस मार्ग पर जा रहा है, तो वो क्या होता है, अपना पथफलन होता है। तो दूसरी बात क्या है इसके बारे में, दूसरी बात ये है कि ये जो है अपना कार्य वो क्या होता है, पथफलन होता है। क्या होता है, पथफलन होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जो कार्य है। अभी तक हम लोग क्या है, अभी तक जो जब भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या देखा है, जो कार्य है उसको हम लोगों ने बाह्य जो बल होता है उसके द्वारा कार्य हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। जैसे हम लोग कोई विरामावस्था में वस्तु है उसको धक्का लगाया तो कार्य होता है। तो अभी तक जो हम लोग ने जो भी पढ़ा है कार्य के बारे में वो बल के प्रभाव के कारण ही पढ़ा है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो
उसके बाद है देखो, कोई भी जो ऊष्मागतिकी में जो कार्य होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, दो गुणांकों पर निर्भर करता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो है अपना तीव्रता गुणांक। जो कार्य होता है ऊष्मागतिकी में वो कितने गुणांकों पर निर्भर करता है, दो गुणांकों पर निर्भर करता है। तो पहला गुणांक कौन सा है, वो है अपना तीव्रता गुणांक। तीव्रता गुणांक, अब देखिए तीव्रता गुणांक क्या होता है। तीव्रता गुणांक वो होता है जिसमें क्या करते हैं कि वह बाह्य बल, किसी बाह्य बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य, तो जो मतलब कि जिस बाह्य बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे उसका माप कितना है, वो कितना उसका प्रभाव है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे तीव्रता गुणांक। उस तंत्र का क्या कहेंगे, तीव्रता गुणांक। जिस बाह्य बल के विरुद्ध, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, ये हम लोग जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करेंगे ना, उस बाह्य बल का जो माप होगा वो क्या कहलाता है, उस तंत्र के लिए तीव्रता गुणांक कहलाता है। जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसका माप, उसका माप क्या होता है हमारे लिए, तीव्रता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तीव्रता गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार जो दूसरा गुणांक है अपना, वो है धारिता गुणांक। कौन सा है, धारिता गुणांक है। अब आप कहोगे कि ये आप क्यों पढ़ा रहे हो, हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन देखना मैं बताता हूं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, और कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। देखो अब बात करते हैं धारिता गुणांक क्या है। देखो धारिता गुणांक ये है कि जब हम लोग किसी तंत्र पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस बाह्य बल के प्रभाव के कारण उस तंत्र में क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के माप को क्या कहा जाता है, उस परिवर्तन के माप को कहा जाता है, उस तंत्र का धारिता गुणांक कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, जैसे मेरे पास कोई गेंद थी, गेंद पे मैंने क्या लगाया, बल लगाया, ठीक है, उस पे क्या लगाया मैंने, कार्य किया, उस पे बल लगाने का कार्य किया मैंने, तो कार्य किया, तो उस कार्य के प्रति उस जो हमारी गेंद होगी उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का माप जो होता है उसको क्या कहा जाता है, धारिता गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धारिता गुणांक कहा जाता है। तो देखिए बाह्य बल के प्रभाव के कारण, बाह्य बल के प्रभाव के कारण तंत्र में हुए परिवर्तन, तंत्र में हुए परिवर्तन का माप, परिवर्तन का माप क्या कहलाता है, धारिता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, धारिता गुणांक कहलाएगा। अब देखिए आपको परीक्षा में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, या तो फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई कार्य के लिए तीव्रता गुणांक क्या होता है और धारिता गुणांक क्या होता है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, शायद 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य के लिए तीव्रता गुणांक क्या होता है और धारिता गुणांक क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना था, दोनों की परिभाषाएं लिखनी थी, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है आपको। और आपको बताऊं, और आपको एक किस तरीके से पूछ सकता है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो कोई तंत्र है, तंत्र के रूप में जैसे हमने गैस ली और उस गैस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं, और बाह्य बल के फलस्वरूप क्या हो रहा है, उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका धारिता गुणांक कौन सा कारक होगा, कार्य होगा या फिर उसका कौन सा होगा, आयतन होगा। अब देखिए उसने क्या पूछा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी पात्र है, उसमें गैस भरी हुई है और उस पे बाह्य बल लगाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य का धारिता गुणांक का कारक कौन सा होगा, तो इसमें कार्य होगा कि आयतन होगा। तो आपको समझना चाहिए कि भाई पहली बात तो ये कि तीव्रता गुणांक क्या होता है, तीव्रता गुणांक ये होता है कि जिस पर क्या किया जाता है, जो बाह्य बल होता है, जिसके विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं, उस बाह्य बल का माप तो क्या होता है, तीव्रता गुणांक होता है। लेकिन धारिता गुणांक क्या होता है, धारिता गुणांक वो गुणांक होता है जो क्या करता है, बाह्य बल के कारण जो अपना तंत्र होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा गया था। तो देखो उसमें क्या बोला उसने
कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस पर दाब लगा रहे हैं और उसकी बल लगा रहे हैं, उसकी वजह से उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो बाह्य बल क्या हुआ, हम लोगों ने बल लगाया उस पर, तो बाह्य बल हो गया। उसके प्रभाव के कारण क्या हो रहा था, आयतन में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है, जो तंत्र में परिवर्तन होता है और वही क्या कहलाता है, उसका धारिता गुणांक कहलाता है। तो जो धारिता गुणांक का जो कारक था वो क्या था, इसमें आयतन। ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला था। कुछ स्टूडेंट्स गलत भी करके आए इसको, और कुछ स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं चला कि होता क्या है धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने तो पहली बार देखा कि धारिता गुणांक और तीव्रता गुणांक भी हमारे सिलेबस में है। तो एक बार इनको ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं ये। बेसिकली ये तो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा इजी रख लेते हैं, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी सिस्टम के लिए, कोई भी तंत्र के लिए जो कार्य की जो गणना होती है ऊष्मागतिकी में, वो किस तरीके से की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब हम करेंगे कार्य की गणना। ऊष्मागतिकी में हम लोग बात करें तो ऊष्मागतिकी में दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं, एक तो प्रसार का कार्य होता है और एक संपीड़न का कार्य होता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि दोनों स्थितियों कॉमन रख के कि भाई कार्य की गणना किस तरीके की जाती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम अलग अलग जो कार्य हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, अब हम करेंगे कार्य की गणना। देखो, कार्य की गणना, देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, जो कार्य होता है वो किसका प्रभाव पड़ते हैं, बल का प्रभाव पड़ते हैं। हम सब लोग बल का प्रभाव पड़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि बल और जो दूरी का गुणनफल होता था वो किसके बराबर होता था, अपने कार्य के बराबर होता था। ये चीज आप सबको समझ में आ गई। एक बार इनको थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि वहां पे स्पेस बना रहे। अपने पास क्या था, हम लोग पढ़ते हैं कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल, और जो उसका बल के प्रभाव के कारण जो परिवर्तन होता है उनका गुणनफल क्या होता है, अपना कार्य होता है। जैसे उसकी दूरी में परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, अपना कार्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं बात एक पिस्टन, एक पात्र के बारे में। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, जैसे हमारे पास एक गैस भरी हुई है इसमें, ठीक है, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन बोले तो ढक्कन हो गया इस पे, ठीक है, उसमें कोई ये भारहीन होता है, एकदम से घर्षणहीन होता है, इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये ओनली क्या है, ढक्कन के रूप में है। ठीक है, और इसमें क्या भरी हुई है, अपने पास गैस भरी हुई है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ही हो रहा है इसमें। ठीक है, जो भी होता है उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये इस पर बल लगाता है या फिर ये इस पर बल लगाता है, वो बात की बात है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, F इंटू डी लिखते हैं हम लोग, सबको पता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे इसमें पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे कि जो पिस्टन की जो लंबाई है उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो इसको मैं यहाँ पे डी को यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, डी को किसके बराबर मान लेता हूँ, लंबाई के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। तो ये क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, बल तो बल रहेगा अपना, और ये L हो गया। ठीक है, और एक चीज आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, देखो यहाँ पे जो बल है वो किस पर लगाया जा रहा है, आयतन पर लगाया जा रहा है, और इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाता है, अपना दाब कहलाता है। इसका मतलब क्या है, जो इकाई क्षेत्रफल मान लेते हैं इसकी, जो इकाई क्षेत्रफल है इसकी मान ले एक भुजा मान लेते हैं, इसकी A है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, इसका इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। तो इसमें ये लिख सकते हैं अपन लोग, F बराबर क्या लिख सकते हैं, PA लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, P इंटू ए लिख सकते हो बिल्कुल। तो देखिए F की जगह लिख देते हैं P गुना A इंटू L। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं जो A है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, और इसमें किसके बारे में बात करेंगे, हम लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, P गुना L, स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मान स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकता हूं मैं, लंबाई गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, L इंटू L हो गया ये। ठीक है, इतनी बात हो जाती है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, L क्यूब भी बोल सकता हूं। सबको समझ में आ गया। अब देखो, आप सबको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सभी का अगर गुणनफल होता है तो वो किसके बराबर होता है, आयतन के बराबर होता है ना। देखिए, आयतन के बराबर होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, L गुणा L। इतनी बात सबको समझ में आ गई, आगे की बात सबको समझ में। तो देखिए आगे क्या हुआ, W बराबर क्या होगा, P गुना V लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं V। इतनी बात हो गई, सबको आगे समझ में।
अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, बल लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं इसमें, बल लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, या तो इसका जो आयतन है, या तो इसका जो आयतन है वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, आयतन में परिवर्तन हमारे को दिखाई देगा। यहाँ पे किसमें देगा, आयतन में परिवर्तन देगा। जैसे पहले आयतन V1 था, उसके बाद V2 चला गया, इसका मतलब क्या है कि आयतन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो क्या होगा P गुना डेल्टा V। तो ये हमें किस में नजर आएगा, जो अपना क्या था, कार्य था, वो किसके बराबर होगा, दाब गुणा जो अपना आयतन है उसके परिवर्तन में उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात तो होती है कार्य की जो गणना थी हम लोगों ने की कि भाई हमारा जो उष्मागतिकीय जो अपने कार्य होते हैं उनमें जो कार्य किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कि उष्मागतिकीय में जो कार्य दिए गए अपने, वो दो कार्य दिए गए हैं। एक तो दिया गया है प्रसार कार्य और एक दिया गया है अपना कौन सा, संपीड़न कार्य। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रसार कार्य क्या होता है और संपीड़न कार्य क्या होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोगों। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर चुके हैं जो कार्य होता है उष्मागति में उसकी गणना कर चुके हैं कि उसका मान कितना होता है। अब हम बात करेंगे कि कार्य कौन कौन से करेंगे हम उष्मागतिकी में, कौन कौन से कार्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो एक तो पढ़ेंगे हम प्रसार के बारे में, एक पढ़ेंगे संपीड़न के बारे में। और उन कार्यों को पढ़ने से पहले IUPAC ने 2-3 अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो IUPAC ने क्या बताया, IUPAC ने यह बताया कि उष्मागति में जो भी कार्य होता है उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या बताया इन्होंने, जो उष्मागतिकी में जो भी कार्य होता है उसका मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कार्य का मान क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने कार्य की जो गणना की थी, जो कार्य का जो मान निकाला था वो क्या होता है, उसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये बात कही IUPAC ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक बात और कही, एक और मोस्ट बात इन्होंने कही। इन्होंने ये कहा कि जब तंत्र है वो खुद कार्य करता है, जब तंत्र या फिर निकाय है वो खुद कार्य करता है, तो उस कार्य का मान क्या होता है, ऋणात्मक निकलकर सामने आता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक और बात बताई कि जो तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक ही होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अगर क्या करते हैं, प्रवेश अगर तंत्र पर कार्य करता है या फिर हम लोग तंत्र पर कार्य करते हैं तो वो हमेशा कार्य का जो मान है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। तथा तंत्र पर किया गया कार्य, तंत्र पर किया गया कार्य जिसका मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अब भाई तंत्र खुद कार्य करेगा तो ऋणात्मक कैसे होता है, और अगर हम लोग तंत्र पर कार्य करते हैं तो वो धनात्मक कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब तो उसको हम लोग जो कार्य के जो प्रकार थे, प्रसार का था और जो संपीड़न था, उसमें हम लोग उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि किस तरीके से जब तंत्र कार्य करता है तो क्या होता है, तंत्र कार्य करता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, और जब तंत्र पर कार्य करते हैं तो धनात्मक होता है। वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो बात करेंगे, जो कार्य के जो प्रकार पढ़ेंगे वो है हमारे पास दो। एक तो पढ़ेंगे प्रसार के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंशन। तो पहला प्रसार है कार्य, ठीक है, प्रसार कार्य। और दूसरा जो कार्य है वो है अपना संपीड़न कार्य। कौन सा है, संपीड़न कार्य। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे हम कौन सा, एक्सपेंशन, और इसको बोलेंगे कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रसार कार्य क्या होता है और संपीड़न कार्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये कि जो प्रसार का जो कार्य होता है वो ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों में ज्यादा होता है। आपको पता है ठोस में और द्रव्य में है जो इतना नहीं, ठोसों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, और द्रव्य में कुछ मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म देखने को मिलता है। लेकिन जो गैस है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि उनमें क्या होता है, गैस का जो प्रसार कार्य और संपीड़न कार्य को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। और इनको हम लोग क्या करेंगे, एकदम से डिफरेंट से पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आ सकेगा कि हाँ भाई कब कार्य तंत्र कर रहा है और कब हम तंत्र पर कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमारे पास कोई एक पात्र लेते हैं, ठीक है,
हम लोगों ने एक पात्र ले लिया और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, गैस भर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, गैस भर लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस गैस का जो आयतन है वो V1 है, ठीक है। गैस का आयतन क्या है, V1 है। जैसे मैंने इतना भर लिया और इस पे क्या लगा दिया, मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या होता है, ये पिस्टन ऐसा होता है, इसमें ना तो इसका कोई घर्षण होता है, ना ही इसमें कोई भार होता है, ये भारहीन होता है, घर्षणहीन होता है। ये क्या करता है, अपना जो इसका जो गैस है इसकी हम लोगों ने सरफेस पे इसको लगा दिया, एज ए ढक्कन की तरह लगा दिया। जो हम लोग घर पे ढक्कन लगाते थे ना, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उस पर ढक्कन लगाते हैं, एज ए उसकी तरह ही, ठीक है। ये बात होती है। अब क्या करता है, जो गैस है वो तो इस पिस्टन पर बल लगाएगी और इस पिस्टन के इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा वो क्या होता है, अपना दाब होता है। तो मान लेते हैं कि जो गैस है वो इस पिस्टन पर दाब लगाती है, ठीक है। पिस्टन का मतलब क्या हुआ, अपने जो वायुमंडल जो बना वातावरण है उसकी ओर लगाएगी। तो मान लेते हैं कि जो गैस है उसका दाब क्या हमारे पास P है, ठीक है। दाब गैस का P है। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि देखो क्या हो रहा है, P है और इसका जो वायुमंडल है वो भी तो इस पर दाब लगाएगा। तो जैसे मान लेते हैं जो ये वायुमंडल है वो इस पर PA दाब लगाता है, इतना दाब लगाता है, PA दाब लगाता है। अब देखो ऐसी कंडीशन हो कि जब क्या हो, इसका जो गैस का दाब है और जो अपना वायुमंडल का जो दाब है, अगर वो दोनों दाब बराबर होते हैं, गैस का दाब और वायुमंडल का जब दाब बराबर होता है, प्रवेश का जब दाब बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में तो क्या रहेगा, जो इसका आयतन जितना था उतना का उतना रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में साम्य में रहेंगे, दोनों दाब वो आपस में साम्य में रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति क्या हो कि जब हम लोग क्या करें, कोई ऐसी स्थिति बनाए कि अपना जो प्रवेश का जो दाब था उसको हम क्या कर देते हैं, अल्प मात्रा में कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अल्प मात्रा में कम कर देते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया इसमें डीपी कम कर दिया, ठीक है। कितना कम कर दिया, डीपी कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना गैस का दाब था वो ज्यादा हो गया, किसकी तुलना में, अपना जो प्रवेश का दाब था उसकी तुलना में हो गया ना ज्यादा। तो अपना क्या हो गया, जो गैस का दाब था वो ज्यादा हो गया, किसकी तुलना में, जो प्रवेश का दाब था उसकी तुलना में ज्यादा हो गया ना, हो गया ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जैसे ये दाब ज्यादा होता है तो ये अपना क्या है, ये अपना जो उसका गैस का जो आयतन है उसमें क्या कर लेता है, ये उसका आयतन को बढ़ा लेता है, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देता है। क्या कर देता है, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल देता है। मान लेते हैं कि पिस्टन पहले यहां पे था और फिर बाद में यहां पे चला गया, ठीक है। ये पिस्टन यहां तक चला गया, इसका मतलब क्या, इन्होंने L दूरी क्या कर दी, इसने बढ़ा दी, ठीक है। पिस्टन की जो ऊंचाई थी इसको और बढ़ा दिया इसने। और यहाँ पे जब जैसे ये ऊपर की ओर जाता है तो इसका आयतन V1 से बढ़कर V2 तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है, V2 तक चला जाता है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, जैसे क्या किया हम लोगों ने, प्रवेश का दाब कम किया, वैसे ही क्या होता है, गैस ने अपना दाब क्या कर लिया, उसका दाब ऑटोमेटिक बढ़ गया कि भाई ऊपर का दाब कम हो गया तो नीचे का तो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही बढ़ा तो इसने अपना क्या था, आयतन था उसको V1 से V2 तक प्रसार कर लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, जो बाद का जो आयतन था अपना जो V2 है वो किससे ज्यादा हो गया, V1 से ज्यादा हो गया। पहले इतना था अब इतना हो गया, इसका मतलब क्या है, आयतन बढ़ गया ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो आयतन था कौन सा, V1 था, वो तो कम हो गया और जो V2 है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखो तंत्र खुद कार्य कर रहा है ना, कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, तंत्र कार्य कर रहा है। अब देखो इसका मान नेगेटिव आएगा, वो कैसे आएगा, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो कार्य था वो किसके बराबर आ रहा था, -P डेल V के बराबर आ रहा था ना कार्य। ये हम लोगों ने पढ़ा ऊष्मागतिकी में, यही पढ़ा कि कार्य की जो गणना है वो -P डेल V के बराबर आती है। तो देखो इसे ऐसी स्थिति में रखते हैं इसको, तो कार्य क्या हो जाएगा, W = -P डेल V। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, जो अपना आयतन था उसमें तो चेंजमेंट हो रहा है, तो आयतन में चेंजमेंट कहां तक हो रहा है, V1 से V2 तक इसका आयतन बढ़ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, V1 से V2 तक जो है इसका आयतन कहां होता है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखिए आगे, तो आगे क्या हो रहा है, -P, ये क्या हो जाएगा, अपना जो आयतन था V2 से -V1, ठीक है। आयतन ज्यादा, इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, पहले बात करते हैं V1 था जो अपना 3 था, ठीक है, और V2 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। इन दोनों को घटाते हैं तो वापस कितना आता है, प्लस का ही तो आता है, ठीक है। तो ये प्लस का ही आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो अपना जो कार्य था P -P डेल V, ठीक है, इतना आ गया ना हमारे पास, आ गया हमारे पास जो कार्य था। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रसार का जो कार्य होता है उसमें कार्य का जो मान है
प्रसार जो कार्य होता है उसमें कार्य का जो मान है वो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। हो गया, ऋणात्मक हो गया। और इसमें क्या कर रहा है, तंत्र खुद अपना कार्य कर रहा है। तंत्र क्या कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है। देखो कैसे कर रहा है, पहले इसका आयतन V1 था और तंत्र ने क्या किया, अपना आयतन बढ़ा लिया। तंत्र क्या है, यहाँ पे गैस ही तो है, गैस पर तो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उष्मागति के अध्ययन कर रहे हैं, और जिस पर उष्मागति के अध्ययन करते हैं वही तो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, तंत्र होता है, निकाय होता है। तो क्या किया, तंत्र ने अपना आयतन था V1 से V2 तक बढ़ा लिया, तंत्र ने खुद ने कार्य किया। तो जो जब मैंने आपको बताया, आयुकेसी ने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि जब तंत्र खुद कार्य करता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो यहां से लिख सकते हो इसके नीचे क्या लिख सकते हो कि प्रसार कार्य में जो कार्य का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। और इससे हम यह समझते हैं कि जब तंत्र खुद कार्य करता है, तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात तो होती है प्रसार के बारे में। अब हम बात करते हैं संपीड़न के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, संपीड़न क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक पात्र ले लिया, इसमें हम लोगों ने जैसे गैस भर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, इसमें गैस भर दिया, और इस पे वही पिस्टन लगा देते हैं वापस, ठीक है, लगा दिया पिस्टन, ओके। मान लेते हैं गैस का जो आयतन था तो V1 था, ठीक है, और गैस का जो दाब था वो क्या था, P था, प्रवेश का जो दाब था वो क्या है, PA है, ठीक है। जब दोनों दाब आपस में बराबर होते हैं तो ये ऐसा का ऐसा बना रहता है। अब हम क्या करते हैं, जो बाहर का जो प्रवेश का जो दाब है उसको बढ़ा देते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, इस पे धक्का मारेगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। तो जैसे इसका दाब बढ़ाते हैं, हम लोगों ने क्या किया, PA को बढ़ा दिया, किससे, किसकी तुलना में, P की तुलना में। जो गैस का दाब था वो तो कम हो गया, और जैसे हम लोगों ने जो बाहर का परिवेश का दाब था उसको बढ़ाया, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका आयतन है वो V1 से कहां तक आ जाता है, जैसे पिस्टन इसको नीचे दबाएगा, क्या करेगा, जैसे इसका दाब बढ़ाएगा तो पिस्टन इसको नीचे दबाएगा ना, ये नीचे दबाएगा, तो दाब इसका क्या आयतन क्या है, वो भी कम हो जाएगा। जैसे इसका हो गया V2 हो गया, क्या हो गया, आयतन इसका V2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग बाहर का दाब बढ़ाते हैं, प्रवेश का दाब बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो पहले का जो हमारा आयतन था वो तो ज्यादा है, लेकिन जो बाद का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, V1 है वो ज्यादा है किससे, V2 से ज्यादा है, क्या है, V2 से ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, देखो कार्य की गणना करते तो कार्य कितना होगा इसमें वो देखते हैं। तो W बराबर क्या होता है, -P डेल V होता है, सबको पता है इतना। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, -P, ये कहां तक हो रहा है, V1 से V2 तक हो रहा है। आ गया सबको समझ में, इसमें किस में बदलाव हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, -P हो गया। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करते हैं, तो V2 माइनस V1 हो जाएगा इसका मान। तो देखिए आगे क्या होगा, -P, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा V बोल सकते हैं, दोनों में परिवर्तन। और इसका मान क्या आएगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, V1 ज्यादा है किससे, V2 से, तो इसमें क्या हो रहा है, जिसमें कम है उसमें से ज्यादा को घटा रहा है, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए मानते हैं V1 तो जैसे हमारे पास क्या है 5 है, और V2 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि V2 में से V1 घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 4 में से 5 घटा रहे हैं, तो बचता कितना है, माइनस का एक बचेगा ना एक माइनस का। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसमें से कम में से हम लोग ज्यादा घटाए तो माइनस का आएगा, नहीं आएगा माइनस का। तो जैसे ये अपना क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस P डेल V आ गया। इसका मतलब क्या है, जो संपीड़न कार्य होता है उसमें कार्य का मान क्या आता है, धनात्मक आता है। अब देखिए, अब इसमें क्या किया हम लोगों ने तंत्र प्रकार की कार्य किया है। हम लोगों ने क्या किया, प्रवेश का दाब बढ़ाया, हम लोगों ने बढ़ाया ना, वो तंत्र ने तो कुछ नहीं किया ना, तंत्र में तो अपने आप परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे दाब बढ़ाया तो तंत्र का आयतन भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसका मान जो कार्य का मान है वो धनात्मक आता है। इसका मतलब क्या है, जब तंत्र खुद कार्य करता है तो उसका मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। और जब तंत्र पर कार्य किया जाता है तो वो क्या आता है, धनात्मक आता है। तो ये बात होती है कार्य के बारे में कि जब तंत्र कार्य करेगा तो उसका मान ऋणात्मक आएगा, और जब तंत्र पर कार्य किया जाएगा उसका मान क्या आएगा, धनात्मक आ गया।
तो ये बात होती है कार्य के बारे में।